इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद बेग साहब। बेग साहब ने परसों एक तकरीर की थी बजट के ऊपर, जिसमें उन्होंने पीडीके पर काफ़ी खास खुसूसी तनकीद की थी। बेग साहब, आपने उसमें एक बात कही थी कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना था बिटवीन बीजेपी एंड एनसी, इट वाज नेवर ए साइंड डॉक्यूमेंट। तो आपका कहने का मतलब क्या था? देखें, जब दो जमातों के दरमियान कोई इस तरह का इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, सियासी तौर और इखलाकी तौर ये दोनों जमातों के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस एग्रीमेंट को एक जब फाइनल शेप दें, उसके बाद जब वो ये साइन करते हैं, फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोगों के सामने कमिटमेंट करते हैं कि ये वो एजेंडा ऑफ अलायंस है जिसमें हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट होगा, एक माहिदा होगा। इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। और मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा कि जो लोग कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं, और ख़ासकर कन्फ्रंटेशन की बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी करती है, मैंने सिर्फ उसमें इतना सवाल अदबन पूछा है कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस था, इफ़ यू हैव ए साइंड कॉपी ऑफ इट, तो आपको लेके आना चाहिए ताकि हम बीजेपी वालों को पकड़ें कि आपने जो एग्रीमेंट किया था हमारे साथ उस वक्त, बेशक वो पीडीपी के साथ किया, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन उस वक्त, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट उस वक्त, लीडर ऑफ द हाउस उस वक्त मुफ्ती साहब थे, बाद में महबूबा जी थी। तो ये आपकी कमिटमेंट सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं थी, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ थी। अगर आपने एक साइन किया ये एग्रीमेंट, आपने पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन उनको कटहरे में खड़ा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास एक वो डॉक्यूमेंट हो जिसमें अमित शाह उस वक्त प्रेसिडेंट थे, जिसमें अमित शाह साहब का दस्तखत भी हो, जिसमें महबूबा जी का दस्तखत भी हो, ताकि हम इनको बैकफुट पर डालें। अगर वो हम आपके पास नहीं है और आप क्लेम करते हैं कि कोई एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ था और उसकी बुनियाद पर हमने हुकूमत की, अगर वो है ही नहीं तो आपने हुकूमत तो बनाई, लेकिन उस हुकूमत में किसी भी जगह आपको बीजेपी ने एश्योरेंस नहीं दी थी कि हम आपके जो आप लोगों में उस वक्त बात कह रहे थे उसके पीछे वो खड़ा नहीं। उसमें बड़ी बड़ी बातें थी, मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया बड़े इश्यूज़ पे, वो मैंने पीछे छोड़ दी है। बेग साहब, आपने एक और बात कही थी कि जब ये डॉक्यूमेंट अमित शाह जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके बाद में देखता हूँ, बट ही नेवर साइन। वो क्यों सर? वो इसलिए कि उन्हें साइन नहीं किया बाद में, ही डिड नॉट साइन इट। व्हाट डज इट सिग्निफाई? उन्होंने जानबूझ के नहीं किया कि या उनको एतमाद नहीं था पीडीपी पर? कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था। दरअसल कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। देयर वाज नो सच एग्रीमेंट, कंसेंसस ही नहीं बना था। लेकिन गवर्नमेंट बनाने पे कंसेंसस हो गया था, गवर्नमेंट बनाएंगे, बाकी आप भी ज़बानी अपनी सियासत करते रहो, हम भी अपनी सियासत करते रहेंगे। बेग साहब, जब इसको इतना इन्होंने बताया था कि हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस बन गया है, बोथ द पार्टीज विल स्टिक टू इट, तो फिर अगर जब एजेंडा ऑफ अलायंस साइन ही नहीं हुआ था, फिर हुकूमत जो 3 साल 3.5 साल जो चली, वो किस बुनियाद पे चली? ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो हुकूमत बनने से पहले ही एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो गए थे, जो मैंने कल स्टेटमेंट दी। मैं नहीं चाहता हूँ इसके में मज़ीद जाना, क्योंकि मैं मुफ्ती साहब की बड़ी इज़्ज़त भी करता हूँ। मैं कभी आपसे जब फुर्सत से प्राइवेटली बात करूँगा तो मैं आपको कुछ कई बातें बताऊँगा। मैं सिर्फ इतना ज़रूर बताऊँगा कि उसमें मुफ्ती साहब को भी मिसलीड किया गया। आपने बिल्कुल क्रिप्टिक मैसेज दे दिया कि मुफ्ती साहब को मिसलीड किया था। पर बेग साहब ने हाउस में ये भी कहा था कि एक गलती हो गई मोदी जी को वाजपेयी जी की तरह समझने में। इसका थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे सर? मोदी जी और वाजपेयी, दे आर टू एक्सट्रीम्स, वो टू एक्सट्रीम्स। मोदी जी जो है वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के थे। आप ये वाजपेयी साहब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वाजपेयी साहब उस वक़्त इलेक्शन जीत के आते थे पार्लियामेंट में जिस वक़्त कांग्रेस का मुल्की सतह पे सिक्का चलता था। अब वाजपेयी साहब जो हैं वो टोटल डिफरेंट हैं, वो एक अलग रूट से आए हुए हैं। उन्होंने आरएसएस को खड़ा किया, आरएसएस ने उनको खड़ा नहीं किया। इसलिए वाजपेयी साहब जब बात करते थे, वो पाकिस्तान के दौरे पर गए, वहाँ जाकर उन्होंने जो तकरीर की
इस मुल्क में किसी की ताकत नहीं थी कि उस पर क्वेश्चन उठाए। दिस इज़ वाजपेयी साहब, वो वहाँ से आए, वो जो थे ही वॉज लार्जर देन आरएसएस, ठीक है ना। अब मोदी साहब जो हैं ये थ्रू आरएसएस आए हैं। मैं अदबन कहता हूँ, मैं कोई मेरी बुरी इंटेंशन नहीं है। तो जो इनके बीच में एक फ़र्क है, एक तरफ एक वो आदमी जो आरएसएस को डिक्टेट कर सकता है, दूसरी तरफ अदबन वो आदमी जो आरएसएस के एजेंडे को लेके आगे चलेगा। इनके बिहेवियर में, उठने बैठने में, सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। मैं उसी की बात कर रहा था। आपसे एक लास्ट बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो परसों की जो आपकी स्पीच थी उसका एक ओवर प्ले आपने इस बात को भी है कि कन्फ्रंटेशन से बातें चलेंगी नहीं, आपको रिकन्सिलिएशन और डेलिब्रेशन सेंटर के साथ करके ही कोई ना कोई मसले हल होंगे। तो इस बात को आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे और थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे सर आप? हमारे मुल्क और अमेरिका के दरमियान एक माहिदा हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई कन्फ्रंटेशन ली क्यों? पावर डिफरेंस है, पावर डिफरेंस दोनों मुल्कों मैं पावर डिफरेंस की बात ही नहीं करता, रियलिस्टिक अप्रोच में इसको कहता हूँ। मैं इसको रियलिस्टिक अप्रोच कहता हूँ। आपको पता है कि दुनिया में एक सांड बिगड़ गया, अमेरिका ने उसको पावर दे दिया। अब उस बिगड़े हुए सांड को मोदी साहब क्यों जाके रसा डालें? जिन लोगों ने वो क्रिएट किया है सांड, यूरोप ने, जाए वो भुगतें उस सांड को। हमने टैक्टफुली, बड़े तदब्बुर के साथ, बुर्दबारी के साथ इस मुश्किल फेज़ में से गुजरना है। हमारे चारों तरफ वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज़। एक रियलिस्टिक सी अप्रोच है। ये तकरीरें छोड़ दें आप। बात यह है कि उनको, प्राइम मिनिस्टर को ये देखना है कि इस वक्त इस मुल्क को इस मुश्किल दुश्वार सूरत हाल में से किस तरह से निकालें। बस कितने महाजों पर वो जंग लड़ेंगे, अंदर लड़ें बाहर लड़ें। इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कश्मीर की तरफ ख़ास तवज्जो दें। ट्रुथ, रिकन्सिलिएशन, हीलिंग टच जो वहाँ से आई, ये कंसोलिडेट करें। मुल्क के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये एक पेज पर आ जाएं। और उसके बाद हमने आगे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि जो लोग हमारी ग्रोथ से, हमारी तहजीब से, हमारी उड़ान से ख़तरा महसूस करते हैं, जहाज़ के इंजन तक नहीं देते कि हम अपने जहाज़ जो हैं उनमें उनको अपग्रेड करें। तो इन लोगों के साथ अगर आपने डील करना है, कहते हैं ना, आप, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो सीधा रास्ता कोई नहीं होता, जिग-जैग की कदर करना सीखो। रेस्पेक्ट जिग-जैग इफ़ यू वांट टू क्लाइम ए माउंटेन। तो इंसान को कई मोड़ काटने पड़ते हैं जी। अब किससे आपसे बात कर रहा हूँ तो दिल खोल के मैंने आपको कही। इर्द गिर्द के माहौल को जब देखता हूँ तो दुख होता है बड़ा, कैसे लोग हैं और क्या बात करते हैं और क्या पूछते हैं। कन्फ्रंटेशन में सब तो खोया हमने। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ confrontation that we lost our special status. You think what you lose because of your stupidity, you will get back because of your stupidity. बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, कई बातों को आपने इलेबोरेट किया, कई बातों को इलेबोरेट नहीं किया। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।